नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू वाले में आपका स्वागत है। आज की हमारी पड़ताल का विषय है भारत के लोक नृत्य। हमारे पास एक गाइड है जिसमें इन नृत्यों और उनके राज्यों को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार और अनोखी तरकीबें दी गई हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इन ट्रिक्स को रटने नहीं वाले। हमारा मकसद है ये समझना कि ये तरकीबें काम क्यों करती हैं, हमारे दिमाग के कौन से हिस्से को ये पकड़ती हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये शॉर्टकट हमें इन खूबसूरत कलाओं की आत्मा से दूर तो नहीं कर देते। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। एक तरफ हमारे पास याददाश्त बढ़ाने की शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकें, और दूसरी तरफ है सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं। हाँ, आज हम इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये तरकीबें सीखने का एक बेहतरीन दरवाजा तो है, लेकिन क्या दरवाजे पर ही रुक जाना काफी है? बहुत बढ़िया। तो चलिए इस दिमागी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये तरकीबें हमें कहाँ ले जाती हैं। शुरुआत करते हैं कुछ सबसे सीधी सादी तकनीकों से, जो आवाज के मेल पर आधारित हैं। हाँ, है ना? जी, इन्हें ऑडिटोरी लिंकिंग या ध्वनि संबंध बनाना कहते हैं। ये सबसे तेज काम करने वाली तकनीकों में से एक है, क्योंकि हमारा दिमाग मिलती जुलती आवाजों को तुरंत पकड़ लेता है। इसका पहला उदाहरण स्रोत में दिया है, झारखंड का। झार शब्द सुनते ही दिमाग में झरना आता है। अब कहानी ये है कि झरने के पास चारपाई तो बह जाएगी, तो आपको एक मजबूत 6 पाई वाली चारपाई चाहिए। अच्छा। और यहीं से 2 नृत्य निकलते हैं, छ से छऊ और पाई से पाई का। यह तो बहुत ही सरल है। हाँ, बहुत सरल है। और छऊ नृत्य तो आपको पता होगा, ये यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल है। ये मार्शल आर्ट, कलाबाजी और कहानी कहने का एक अद्भुत मिश्रण है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ हुआ क्या, दिमाग ने झार को झरने से जोड़ा और फिर उस झरने के किनारे 6 पाई की एक तस्वीर बना ली। एक विजुअल इमेज। हाँ, एक मजबूत विजुअल हुक बन गया। ये तरकीब नाम याद रखने के लिए शानदार है, लेकिन जैसा आपने बताया, छऊ की असली पहचान उसकी कला और इतिहास में है, 6 पाई की कहानी में नहीं। इसी तरह की एक और ध्वनि आधारित ट्रिक जम्मू कश्मीर के लिए है। वहाँ ठंड बहुत होती है। बहुत ज्यादा। और जब हमें ठंड लगती है तो मुंह से क्या निकलता है? उफ। उफ। और इसी उफ से बना है वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य रऊफ। ये भी बहुत चालाकी से बनाया गया। यहाँ एक शारीरिक एहसास, ठंड लगना, को एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उफ की आवाज से जोड़ा गया। ये बहुत ही एक बुनियादी स्तर पर काम करता है। हाँ। और रऊफ नृत्य अक्सर ईद और शादियों के मौके पर कश्मीरी महिलाएं करती हैं, जिसमें वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर खूबसूरत तालमेल में नाचती हैं। अच्छा, कुछ मामलों में तो किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे उत्तराखंड। हाँ। जैसे गढ़ों की भूमि या नदियों का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ तो नाम में ही नृत्य छिपा है, गढ़ से बना गढ़वाली। बिल्कुल, इसे डायरेक्ट एसोसिएशन या सीधा संबंध कहते हैं। और ये सबसे मजबूत तरीका है, क्योंकि ये किसी बनावटी कहानी पर नहीं, बल्कि उस जगह की पहचान पर आधारित है। सही। और गढ़वाली नृत्य प्रकृति और सामाजिक जीवन के इर्द गिर्द घूमता है, तो यहाँ नाम और नृत्य का सार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये थे ध्वनि और सीधे संबंध वाले तरीके। अब उन तरकीबों की बात करते हैं जो छोटी छोटी कहानियां और किरदार गढ़ती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से चीजें और दिलचस्प होने लगती हैं। हाँ, क्योंकि अब हम सिर्फ शब्दों को नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि हम वो नैरेटिव इनकोडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा दिमाग तथ्यों की सूची के मुकाबले किरदारों और कहानियों को लाखों गुना बेहतर याद रखता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ अरुण नाम का एक लड़का हमारा किरदार है। कहानी यह है कि अरुण चेहरे पर मुखौटा लगाकर युद्ध नृत्य करने जाता है। 2 नृत्य, एक किरदार अरुण। ये एक स्मार्ट तरीका है। दिमाग अब अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि अरुण नाम के एक व्यक्ति के तौर पर देखता है। अच्छा। जिसके 2 काम हैं, मुखौटा पहनना और युद्ध करना। ये जानकारी को व्यक्तिगत और यादगार बना देता है। और कहानियों की बात हो तो असम वाली ट्रिक को कौन भूल सकता है। ये थोड़ी नाटकीय है। हाँ, ये था। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। ये तो पूरी बॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है। इस एक लाइन से 2 सबसे मशहूर नृत्य याद होते हैं, बहू से बिहू और काले गोपाल से कली गोपाल। ड्रामा हमेशा याद रहता है। हाँ। ये तरकीब हमारी भावनाओं को निशाना बनाती है। एक छोटा सा स्कैंडल, एक भगोड़े जोड़े की कहानी, ये दिमाग में चिपक जाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमें फिर वही सवाल पूछना चाहिए। बिहू असम का सबसे बड़ा त्योहार है, जो खेती और प्रकृति के चक्र से जुड़ा है।
क्या भाग गई बहू वाली कहानी उस त्योहार की गरिमा के साथ न्याय करती है? ये सोचने वाली बात है। ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये हमें नाम याद करा रही है, दूसरी तरफ शायद उसके असली मतलब को छोटा कर रही है। सही। खैर, कहानियों से आगे बढ़कर अब मेरी पसंदीदा श्रेणी पर आते हैं। एकदम अजीब और बेतुकी तस्वीरें बनाने वाली तरकीबें। हाँ, ये मनोविज्ञान में वॉन रिस्टॉफ इफेक्ट या आइसोलेशन इफेक्ट कहलाता है। अच्छा। इसका मतलब है कि किसी समूह में जो चीज सबसे अलग, सबसे अजीब होती है, हमारा दिमाग उसे सबसे पहले और सबसे मजबूती से याद रखता है। और पंजाब वाली ट्रिक इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कल्पना कीजिए, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। हाँ। ये तस्वीर कोई कैसे भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। गिद्ध से गिद्दा और भांग से भांगड़ा। हाँ, एक भांग पीता हुआ गिद्ध एक ऐसी छवि है जो दिमाग के सारे सामान्य पैटर्न को तोड़ देती है। ये इतनी अतार्किक है कि दिमाग इसे एक खास और जरूरी जानकारी मानकर सहेज लेता है। बिल्कुल। गिद्दा जो महिलाएं करती हैं और भांगड़ा जो पुरुष करते हैं, दोनों ही पंजाब की ऊर्जा और जिंदा दिली का प्रतीक है। हाँ, ये ट्रिक उस ऊर्जा को तो नहीं पकड़ती, लेकिन नाम को दिमाग में जरूर चिपका देती है। इसी तरह की एक और अजीब छवि नागालैंड के लिए बनाई गई है। सोचिए कि नागालैंड के नागों मतलब सांपों की चोंच होती है। सांप और चोच। हाँ, कोई मेल नहीं है। और यही बात इसे यादगार बनाती है। चोंच से बना चोंग। ये तरकीबें याद रखने के लिए तो शायद सबसे असरदार हैं, लेकिन ये संस्कृति से सबसे ज्यादा दूर भी हैं, है ना? बिल्कुल। चोंग एक योद्धा नृत्य है जो नागा समुदाय की वीरता को दर्शाता है। इसका चोंच वाले सांप से तो कोई लेना देना नहीं है। एकदम सही। ये प्योर मेमोरी हैक्स हैं। इनका मकसद सिर्फ एक शब्द को दिमाग में डालना है, उसके अर्थ को नहीं। ये सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही मैकेनिकल रूप है। चलिए, अब कुछ ऐसी तरकीबों पर आते हैं जो सिर्फ एक छवि नहीं, बल्कि एक छोटा सा सफर या एक पूरी कहानी बुनती हैं। अच्छा। जैसे कि राजस्थान के लिए जो गाइड में दिया गया है। हाँ, इन्हें नैरेटिव चेनिंग या कथा श्रृंखला बनाना कहते हैं। इसमें कहानी का हर हिस्सा अगले हिस्से से जुड़ा होता है, जिससे एक पूरा क्रम याद रहता है। तो राजस्थान का सफर कुछ ऐसा है। आप वहाँ का मशहूर कठपुतली नृत्य देखने गए। हाँ। इसके लिए आपको खूब घूमना पड़ा, जिससे बना घूमर। और घूमते घूमते गर्मी इतनी बढ़ गई कि वो सुई की तरह चुभने लगी, जिससे बना सुईसिनी। हाँ। ये एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि इसमें संवेदी विवरण है। घूमने का अनुभव, गर्मी का एहसास, चुभन। हाँ, ये जानकारी को ज्यादा जीवंत बनाता है। बिल्कुल। घूमर तो वैसे भी एक वैश्विक पहचान रखता है, जिसे भील जनजाति ने शुरू किया था और बाद में राजस्थानी राजघरानों ने अपनाया। लेकिन मुझे ये सुई से सुईसिनी वाला कनेक्शन थोड़ा कमजोर लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा जबरदस्ती का है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर इन तरकीबों की सीमा दिखती है। कभी कभी बनाने वाला एक कनेक्शन को खींचकर फिट करने की कोशिश करता है, और अगर वो कनेक्शन आपके लिए काम नहीं करता तो ट्रिक फेल हो जाती है। हाँ, फेल हो जाती है। हर किसी का दिमाग अलग तरीके से जुड़ता है। इसी तरह का एक और छोटा सफर हिमाचल प्रदेश के लिए। हिम यानी बर्फ पर चलने की कल्पना करें। ठीक है, आपको बर्फ पर चलने के लिए चप्पल चाहिए, जिससे बना छपेली। और जब आपके पैर बर्फ में धंसने लगे तो आपको एक डंडा नाव की जरूरत पड़ी। तो दूसरा नृत्य है डंडा नाव। यहाँ फिर से एक समस्या समाधान वाली कहानी है। बर्फ में चलना एक समस्या है और चप्पल और डंडा नाव उसका समाधान। हाँ, ये ढांचा याद रखने में मदद करता है। लेकिन फिर वही बात, छपेली एक खूबसूरत नृत्य है जो अक्सर प्रेमी प्रेमिका के बीच के संवाद को दिखाता है, और हमारी ट्रिक उसे बर्फ में फंसने की कहानी से जोड़ रही है। ये विरोधाभास तो लगभग हर ट्रिक में है। महाराष्ट्र वाली ट्रिक तो और भी मजेदार है। हाँ, वो वाली कहानी है कि एक दोस्त ने महाराष्ट्र जाने से मना कर दिया और जिद करने लगा, महाराष्ट्र लाओ, यहीं लाओ। इसी लाओ लाओ से बना लावणी। ये तो उस दोस्त की जिद पर बना नृत्य हो गया। लावणी, जो अपनी तेज ढोलक की थाप और श्रृंगार रस के लिए जानी जाती है, उसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तरकीबें एक तरह से जानकारी को एंटरटेनिंग बना रही हैं, शायद एजुकेटिंग से भी ज्यादा। ठीक है, अब उस राज्य पर आते हैं जिसके लिए एक ट्रिक नहीं बल्कि एक पूरा सूत्र वाक्य बनाया गया है, उत्तर प्रदेश। हाँ, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोक नृत्य हैं कि उन्हें एक साथ याद रखना मुश्किल है। बिल्कुल। और इसके लिए स्रोत एक्रोस्टिक तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा वाक्य होता है जिसके महत्वपूर्ण शब्द आपको जानकारी के टुकड़े याद दिलाते हैं। ये लिस्ट याद करने के लिए बहुत प्रभावी है। और वो वाक्य है
उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। एक ही लाइन में सब कुछ। क्या बात है, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हाँ। उत्तर से उत्तर प्रदेश, कजरी से कजरी नृत्य जो मॉनसून का गीत है, रासलीला से रासलीला जो कृष्ण की कहानियों पर आधारित है, छोरा से झोरा, नौटंकी से नौटंकी जो एक लोकनाट्य शैली है, और आखिर में कुल से चरकुला। चरकुला वाला कनेक्शन बहुत चालाकी से बनाया गया है। चरकुला ब्रजभूमि का नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर एक बड़े पहिए जैसे स्ट्रक्चर पर कई दिए रखकर नृत्य करती हैं। और ब्रजभूमि का संबंध रासलीला और कृष्ण के कुल से है, तो यहाँ कहानी के अंदर भी एक लॉजिक है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया एक्रोस्टिक है। वाक्य खुद में एक छोटी सी कहानी है। एक लड़का है जो कजरी और रासलीला देखकर इतना प्रभावित हुआ कि वो नौटंकी के कुल यानी परिवार में शामिल हो गया। हाँ, ये सिर्फ शब्दों का गुच्छा नहीं है, इसमें एक प्रवाह है। सही कहा। और हमारी लिस्ट में आखिरी में है कर्नाटक, जिसके लिए एक बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी ट्रिक है, गान करना। हाँ, गान करना। दोनों को मिला दें तो बनता है यक्षगान। हाँ, ये कर्नाटक का बहुत प्रसिद्ध नृत्य नाट्य का रूप है जिसमें पौराणिक कथाओं को बहुत ही भव्य वेशभूषा और दमदार संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो हमने ध्वनि से लेकर कहानियों तक और अजीब तस्वीरों से लेकर पूरे वाक्यों तक का सफर तय कर लिया। ये तरकीबें वाकई में काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये तरकीबें एक बेहतरीन पहला कदम है। वे जानकारी के विशाल समुद्र में उतरने के लिए एक सीढ़ी की तरह हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे भारत के लोक नृत्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके लिए भांग पीता गिद्ध भांगड़ा को याद रखने का एक मजेदार तरीका हो सकता है। लेकिन ये मंजिल नहीं है। हमने देखा कि कैसे हर ट्रिक के पीछे एक असली, गहरी और खूबसूरत सांस्कृतिक कहानी है। छऊ की वीरता, बिहू का उत्सव, लावनी का श्रृंगार, यक्षगान की भव्यता। ये तरकीबें हमें उन कहानियों तक नहीं ले जाती। बिल्कुल नहीं। स्रोत में आखिरी जानकारी दी गई है कि लोक नृत्य करने वाले को लोक नायक कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये एक तथ्य कई तरकीबों से ज्यादा वजन रखता है। हाँ, ये बात तो है। यह हमें कलाकार का सम्मान करना सिखाता है। तो शायद हमारे सुनने वालों के लिए आखिरी विचार ये हो सकता है, इन तरकीबों का इस्तेमाल कीजिए। वे शक्तिशाली हैं, वे मजेदार हैं, और वे आपको जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करेंगी। हाँ, लेकिन उन्हें सिर्फ एक शुरुआती बिंदु माने। जब आपको याद हो जाए कि असम का नृत्य बिहू है, तो अगला सवाल पूछें, बिहू क्यों मनाया जाता है? जब आपको याद हो जाए कि राजस्थान में घूमर है, तो पूछें, इस नृत्य की कहानी क्या है? शायद असली गहन पड़ताल तो याद करने के बाद ही शुरू होती है। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।